हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूं। हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए नागपुरी भाषा की सीरीज़ शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल भाग 1 देख चुके थे जो था नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास। आज हम लोग क्षेत्र विस्तार और भाषिक स्थिति को देखेंगे। आज हम लोग इसका भाग 2 देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा कल में जो पढ़ाई किए थे उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल देखे थे नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। उससे पहले हम लोग जाने थे फ्रेंड्स कि भाषा क्या होता है। तो भाषा जो होता है वह एक माध्यम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपना अपना विचार या भाव का आदान प्रदान एक दूसरे व्यक्ति से करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि भाषा जो है वह संस्कृत के भाष धातु से निकला है जिसका नागपुरी में अर्थ होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे फ्रेंड्स तो इसको व्यक्त वाणी लिखेंगे, और पर नागपुरी में अगर हम लिखेंगे तो व्यक्त वाणी लिखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय में क्या क्या देखे थे। तो ये देखे थे कि यह एक प्राचीन झारखंड का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है और इस भाषा का झारखंड की संस्कृति पे, परंपरा पे, लोक जीवन, लोकगीत और साहित्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह भाषा नागपुरी भाषा जो है वह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रमुख भाषा है। आगे हम लोग देखे थे कि झारखंड में मुख्य रूप से 2 किस्म का भाषा पाया जाता है। पहला देखे थे जनजातीय भाषा और दूसरा देखे थे हम लोग क्षेत्रीय भाषा, जिसमें हम लोग देखे थे कि नागपुरी जो है वह क्षेत्रीय भाषा है और इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से मिलता है। आगे हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि भाषा का वर्गीकरण अलग अलग आधार पे किया गया है। ऐसे ही भारतीय भाषा को 4 भाग में बांटा गया है। जैसे था कि आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार और तिब्बत चीन भाषा परिवार। तो हम लोग आर्य भाषा के बारे में यह जाने थे कि नागपुरी जो है वह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और इसका संबंध जो है वह भारोपीय या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से भी माना जाता है। तो यहाँ पे ये आप देखिएगा फ्रेंड्स कि जो भारोपीय या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है इसी के अंतर्गत आता है आपका आर्य भाषा परिवार, और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है नागपुरी। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि नागपुरी जो है वह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है तो वह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत भी आएगा। आगे हम लोग देखे थे कि नागपुरी भाषा का समय के साथ साथ कई नाम दिया गया है, जिसमें था कि सदानी, सदरी, सादरी, गंवारी, गौली, दिक्कू काजी, खट्टा खुंडगू और नागपुरिया। और नागपुरी को जो है वह सदान समाज का मातृभाषा कहा गया। और सदान कौन थे? तो सदान वैसे लोग थे जो झारखंड के मूल निवासी तो नहीं थे पर बाद में झारखंड में आकर बस गए, उन लोगों को सदान कहा गया और सदान का जो है वह मातृभाषा नागपुरी को कहा गया। अब हम लोग देखे थे नागपुरी की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा वैज्ञानिक लोग इसके बारे में बहुत सारा सिद्धांत दिए, जिसमें से प्रमुख सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में ये मतलब दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि इस सिद्धांत की भाषा को भगवान बनाए हैं। तो और नागपुरी भाषा के बारे में जो इसका उद्भव से संबंधित सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी सिद्धांत जो है वह दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को ही माना जाता है। ये सब हम लोग कल देख चुके थे।
आगे हम लोग ये भी कल देखे थे कि नागपुरी के उद्भव के संबंध में विद्वान लोगों का अलग अलग मत मिलता है। कुछ विद्वान लोग के अनुसार जो है वह नागपुरी भाषा का विकास या उद्भव जो हुआ वह मागधी अपभ्रंश से हुआ। जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं वह नागपुरी भाषा का उद्भव बताए हैं कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ और यह मागधी अपभ्रंश से निकला है। ऐसे ही डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जो किताब है नागपुरी भाषा और साहित्य, इसमें यह बोले हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश से हम लोगों को मानना चाहिए। लेकिन बाद में इनका एक और किताब आया जो है झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान। इसमें ये बोले कि नागपुरी भाषा का अर्ध मागधी से भी संबंध मिलता है। पर हम लोगों को मुख्यतः अगर पूछा जाए तो नागपुरी भाषा का जो संबंध है वह मागधी अपभ्रंशी मान करके चलना है। वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग कल देख चुके थे कि डॉक्टर कुमारी बासंती का जो किताब है जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1, इसमें भी यही बताई है कि नागपुरी भाषा का जो उद्भव हुआ वह मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। और नागपुरी विद्वान लोग विचार करने के बाद प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल 8वीं से 11वीं शताब्दी बताए, और जबकि आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल जो बताए हैं वह 14वीं से 16वीं शताब्दी बताए हैं। आगे हम लोग देखे थे कि नागपुरी भाषा के उद्भव संबंधी अन्य विचार जो दिया गया था वह क्या था। तो जैसे डॉक्टर राम लेखावन पांडे का जो किताब है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसमें ये बताए हैं कि नागपुरी भाषा का जो संबंध है वह उत्तर महाभारत काल से जुड़ा हुआ दिखता है। वैसे ही फादर पीटर शांति नौरंगी का किताब है जो नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण, इसमें यह बोले हैं कि इनका किताब में मतलब दिया गया है कि असुर मुंडा के बाद सदान समुदाय के लोग का झारखंड में आगमन हुआ और नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ और स्थायित्व कैसे हुआ झारखंड में, इसके बारे में भी यह अपने किताब में चर्चा किए हैं। और ऐसे ही समाजशास्त्रीय दृष्टि से कुछ विद्वान लोग का मत ये था कि नागपुरी के उद्भव के बारे में ये बोले कि नागपुरी का उद्भव तब से हुआ जब से सदान लोग झारखंड में आए। इसीलिए जातीय दृष्टिकोण से ये बोला गया फ्रेंड्स कि नागपुरी जो है वह सदान जाति का मातृभाषा है। आगे हम लोग ये देखे थे कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार लगभग 64 ईस्वी के आसपास सदानी भाषा के विकास का संकेत मिलता है, जब मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय जो हैं वह राजगद्दी पर बैठे और नागपुरी भाषा को अपना राजभाषा बनाया। तब से नागपुरी भाषा का और भी विस्तार होने लगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है नागपुरी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व। तो चलिए इससे हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है कि नागपुरी भाषा के स्वतंत्र पहचान देवे में कई विद्वानों के योगदान रहल है, जेके पहिल धाम विदेशी ईसाई पादरी कोनार्ड बुकाउट द्वारा नागपुरी के व्याकरणिक रूप में आधार पर रखलें। मतलब नागपुरी भाषा का स्वतंत्र पहचान देने में कई विद्वान लोगों का योगदान रहा, जिसमें सबसे पहला बार जो विदेशी ईसाई पादरी हुए कोनराड बुकाउट, यह नागपुरी के व्याकरण के आधार पर इसका विचार रखे। इनका मानना था कि उनका मानना रहे कि बिहारी परिवार का जो भाषा है, जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब जो बिहारी परिवार का भाषा है, उसी के जैसा नागपुरी भी गोटेक अलग भाषा है के मतलब नागपुरी भी अलग भाषा है, जेके ई मनक संग नी जोड़ल जा सकेला। मतलब जिसको ये सब भाषा के साथ मतलब भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब भाषा के साथ नागपुरी को नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा जो है वह जो ईसाई पादरी हुए कोनराड बुकाउट, इनके द्वारा माना गया।
आगे चल के आचार्य केसरी कुमार सिंह जो हैं वह 1958 ईस्वी में एक स्वतंत्र पहचान कर वकालत करते बिहार का चौथा आर्य भाषा के रूप में नागपुरी के राष्ट्रभाषा परिषद में जगह दिलवाले। मतलब आगे यही इसका स्वतंत्र अस्तित्व का बात चलने लगा तो आचार्य केसरी कुमार सिंह का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यह 1958 ईस्वी में इसका स्वतंत्र पहचान के लिए वकालत करते हुए बिहार का चौथा आर्य भाषा के रूप में नागपुरी को जो है वह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में जगह दिलवाए। कौन दिलवाए? तो आचार्य केसरी कुमार सिंह। पहले से 3 भाषा था, मगही, मैथिली और भोजपुरी, और चौथा जो है वह बिहार का राष्ट्रभाषा परिषद में जगह मिला इसको, वह हुआ नागपुरी। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नागपुरी भाषा की विशेषताएं। तो नागपुरी भाषा की ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया गया है वह है कि लोक संस्कृति से जुड़ल भाषा। मतलब नागपुरी जो है वह लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ भाषा है। इसके बारे में यह कहा गया कि नागपुरी भाषा में झारखंड का लोक जीवन, रीति रिवाज और परंपरा के सुंदर रूप देखे के मिलेला। मतलब नागपुरी भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, इस भाषा में झारखंड का लोक जीवन, रीति रिवाज और परंपरा का सुंदर रूप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी का विशेषता में दूसरा नंबर पे है लोकगीत और संगीत का समृद्ध परंपरा। नागपुरी जो है वह लोकगीतों से और संगीतों से समृद्ध है। नागपुरी में झूमर, डमकच, फगुआ मन नागपुरी लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। नागपुरी में जो है वह कौन कौन सा लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है? तो झूमर है, डमकच है, फगुआ है। तो ये सब बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है नागपुरी में। इसी कारण से यही कारण आचार्य केसरी कुमार सिंह जो हैं वह नागपुरी को गीतों की रानी कहे हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुरी को गीतों की रानी किसके द्वारा कहा गया। मतलब नागपुरी में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गीतों के रानी नागपुरी भाषा के केकर द्वारा कहल गेलक है। तो आंसर जो होगा वह आचार्य केसरी कुमार सिंह होगा। आगे हम लोग देखते हैं उसका तीसरा विशेषता कि यह सरल और मधुर भाषा है। नागपुरी भाषा जो है वह सरल है और मधुर भाषा है। नागपुरी के उच्चारण सरल, मधुर और अपनापन वाला है। मतलब नागपुरी का उच्चारण बहुत ही सरल और मधुर और अपनापन वाला है। नागपुरी का उच्चारण जो है वो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग भाषा का अर्थ देखें, भाष धातु का अर्थ देखें कि इसका देखें कि व्यक्त वाणी, तो जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। और हिंदी में अगर हमको लिखना हुआ तो इसको लिखेंगे व्यक्त वाणी। तो थोड़ा जितना हो सके उतना सरलता प्रदान किया गया है नागपुरी का उच्चारण में, और मधुरता भी है और अपनापन वाला बोली भी है। यही कारण से जो है वह डॉक्टर कुमारी बासंती जो है उस नागपुरी भाषा को अपनैत जगायक वाला भाषा बोली हैं। यहाँ से ये याद रखिएगा कि नागपुरी भाषा को अपनैत जगायक वाला भाषा के कई है। तो डॉक्टर कुमारी बासंती बोली हैं नागपुरी को अपनैत जगायक वाला भाषा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो नागपुरी का चौथा विशेषता है कि लोकवाद से संबंध। लोकवाद से संबंध में क्या दिया गया है? तो नागपुरी गीत संगीत में मांदर, नगाड़ा, बांसुरी जैसन वाद्य यंत्र के विशेष महत्व है। नागपुरी गीत संगीत में मांदर का, नगाड़ा का, बांसुरी का, ये सब वाद्य यंत्र का बहुत ही विशेष महत्व है। इसी कारण से जो है वह
डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज जो हैं वह नागपुरी भाषा को मांदरकर भाषा कहे हैं और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं वह इसको बांसुरी का भाषा कहे हैं। यहाँ से ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि मांदरकर भाषा जो है वह नागपुरी को किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू के द्वारा, और बांसुरी का भाषा किसके द्वारा कहा गया, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। आगे हम लोग नागपुरी का विशेषता देखते हैं तो यह है उसका साहित्यिक संबंध। तो नागपुरी में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और व्याकरण संबंधी साहित्य उपलब्ध है। नागपुरी में जो है वह कविता भी उपलब्ध है, नाटक, उपन्यास, व्याकरण, सारा साहित्य जो है वह नागपुरी से संबंधित उपलब्ध है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भाषिक पहचान। नागपुरी का अपना एक स्वतंत्र भाषा का पहचान है, स्वतंत्र भाषा के रूप में नागपुरी का अपना पहचान है। यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी खाली बोली नखे, मतलब नागपुरी सिर्फ बोली नहीं है बल्कि एकर आपन व्याकरण है, अपना व्याकरण है, शब्द भंडार है और साहित्यिक परंपरा है। मतलब नागपुरी का अपना व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्यिक परंपरा है, सिर्फ यह बोली नहीं है। इसीलिए नागपुरी का अपना एक अलग ही स्वतंत्र भाषिक पहचान है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसका वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी भाषा के विकास में शिक्षा का, साहित्य का और संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहल है। मतलब नागपुरी भाषा का विकास में शिक्षा, साहित्य, संस्था ये सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का गठन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नागपुरी भाषा परिषद का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। इसके बाद से नागपुरी भाषा का विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया गया है, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। इसी में फिर 1980 ईस्वी में जाकर के रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया। तो 1980 ईस्वी में जब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया रांची विश्वविद्यालय में, तो उसके बाद नागपुरी भाषा को एक विषय के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। तो वहाँ से जो है वह नागपुरी भाषा का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वैसे ही हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो 2004 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग में नागपुरी के स्थान मिलक। 2004 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया, जिसमें कि नागपुरी भाषा को भी स्थान मिला। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अभी JPSC का एग्ज़ाम होता है, वो जो मेंस होता है, वो मेंस में एक भाषा जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखने का ऑप्शन देता है, उसमें नागपुरी भाषा को भी स्थान दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो 2011 ईस्वी में नागपुरी के द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और कब दिया गया, तो 2011 ईस्वी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुरी ही द्वितीय राजभाषा है, और भी बहुत सारे भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक नागपुरी भी है। और कब दिया गया, तो 2011 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा कि झारखंड के द्वितीय राजभाषा के रूप में एक जो है वो नागपुरी भाषा को शामिल 2011 ईस्वी में किया गया है। ऐसे ही नागपुरी भाषा का विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया, वह कई पत्र पत्रिका के द्वारा जो प्रकाशित हुआ, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि जो आदिवासी है वह 1947 ईस्वी में प्रकाशित नागपुरी का पहला साप्ताहिक पत्रिका है। तो नागपुरी का पहला साप्ताहिक पत्रिका कौन है, तो यह है आदिवासी। और यह कब प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो 1947 ईस्वी में।
फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देखिएगा कि ये पत्रिका लिखा हुआ है, तो ये हिंदी भाषा में जैसे पत्रिका लिखते हैं वैसे लिखा गया है। अगर हम इसको नागपुरी में लिखेंगे तो इसको पतरिका ऐसे पत्रिका लिखेंगे पूरा सरलता के साथ। जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे ही नागपुरी में ऐसे लिखा भी जाता है। ये भी नागपुरी का एक विशेषता है। और भी नागपुरी में पत्र पत्रिका प्रकाशित हुए, जैसे कि है नागपुरी, जय झारखंड, शंखनाद, पझरा, डहर। तो ये सब जो पत्र पत्रिका प्रकाशित हुआ, इससे भी नागपुरी भाषा के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। आगे है कि आज नागपुरी भाषा गीत, फिल्म, शिक्षा और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आगे बढ़त है। मतलब आज के ज़माने में नागपुरी भाषा में आपको कई गीत सुनने को मिल जाएगा, फिल्म मिल जाएगा। ऐसे ही शिक्षा जगत में नागपुरी भाषा पढ़ाया जा रहा है एक अलग भाषा के रूप में। और सोशल मीडिया में भी आपको नागपुरी का वीडियो आराम से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप नागपुरी सीख सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब माध्यम से जो है वह नागपुरी भाषा का विस्तार हो रहा है, और अभी ये सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है नागपुरी भाषा के विकास में। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो है नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार। अब नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ तक है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी झारखंड के क्षेत्र में बोलल जाएला, जैसे रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़। तो नागपुरी भाषा जो है वह झारखंड में मुख्य रूप से दक्षिणी झारखंड क्षेत्र में बोला जाता है। दक्षिणी झारखंड में कौन कौन आ गया? रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ जो है वह नागपुरी झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में ही बोला जाता है, मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र में बोला जाता है। पर इसके अलावा जो है वो झारखंड के और भी कई जिलों में नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो झारखंड के अलावा ये भाषा जो है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी प्रभाव रखेला। तो इसके अलावा जैसे हो गया झारखंड के अलावा जो है नागपुरी भाषा उड़ीसा में, उड़ीसा के जैसे हो गया क्षेत्र केओंझर में, मयूरभंज में, राउरकेला में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र हो गया जसपुर, सरगुजा, रायगढ़। फिर आगे हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र हो गया मिदनापुर हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ऐसे ही हम बिहार में भी इसका प्रभाव देखेंगे। तो बिहार में इसका जो प्रभाव देखेंगे वो देखेंगे बिहार के पूर्णिया में, बेतिया में, रोहतास में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखेंगे, सोनभद्र में, देवरिया में। तो और अरुणाचल प्रदेश हो ही गया, अंडमान निकोबार हो ही गया, असम में हम लोग देख ही रहे हैं कि नागपुरी भाषा का जो है वह विस्तार है। तो जहाँ जहाँ पे भी झारखंड के मूल निवासी जो हैं वह जीविकोपार्जन हेतु वर्षों से रह रहे हैं, वहाँ पर नागपुरी भाषा बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रवास के कारण जो है वह दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु जैसन महानगर में भी नागपुरी भाषी लोग मिलेला। मतलब नागपुरी भाषा बोलने वाले लोग जहाँ पे भी गए अपने जीविकोपार्जन हेतु, वहाँ पर नागपुरी भाषा बोलने वाले लोग दिखे और वहाँ भी विस्तार किए। आगे देखते हैं, तो भारत के बाहर नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र और बांग्लादेश के कुछ भाग में भी नागपुरी के प्रभाव देखे के मिलेला। तो भारत के बाहर दूसरे देशों में भी नागपुरी भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे भी यहाँ के लोग गए। जैसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में, बांग्लादेश के कुछ भाग में, तो वहाँ पे भी नागपुरी भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आगे दिया गया है कि वर्तमान समय में नेपाल में नया बिहान नाम से नागपुरी का साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन होते। तो वर्तमान समय में जो है वह नेपाल सरकार के द्वारा नागपुरी का साप्ताहिक पत्रिका नया बिहान
नियमित रूप से प्रकाशित करवा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि नेपाल में नया बिहान नाम से जो है वह नागपुरी का साप्ताहिक पत्रिका जो प्रकाशित हो रहा है। आगे है कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार नागपुरी के भौगोलिक विस्तार लगभग 21 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूर्व से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आयताकार क्षेत्र मानल जाए है। तो इसका विस्तार का अगर बात करें तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार नागपुरी का भौगोलिक विस्तार जो है वह 21 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्व से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आयताकार क्षेत्र माना गया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे जेटेट के सिलेबस का पहला टॉपिक, ये हम लोग सारा देख लिए। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का ये PDF चाहिए तो इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारपीडिया पर डाल दिया जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।